गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सब लोग अच्छे से पढ़ाई हो रही है? हो रही है। चलिए बढ़िया। तो आप लोग सेट लगा के आए हैं कल वाला? आए? कितने लोग ईमानदारी से बताइए कि नहीं आए हैं? एकदम अपनी ईमानदारी से, मतलब उसमें कोई बट नहीं है और कोई मतलब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं खासतौर पे ऑफलाइन वाले जो कल के सेट को नहीं लगा के आए हैं, मतलब रिवीजन करके नहीं आए? एक, श्रुति, गरिमा, दो, मनीष आप भी नहीं आए हो। क्यों? क्या दिक्कत आ गई? अच्छा, कहीं घूमने चले गए? ठीक। और ये दोनों तो घूमने चली गई थी, दोनों सहेली हैं, ठीक है। मनीष आप ऐसे ही नहीं लगाए? क्यों ऐसे नहीं लगाए? कोई तो रीजन रहा होगा। आप भी घूमने गए, टाइम नहीं मिला, या किसी और के साथ घूम रहे थे, कुछ तो ऐसा रीजन रहा, घर से फोन आ गया, मन नहीं लगा, है ना, लाइट नहीं थी, कुछ भी बहाना भी तो हो सकता है भाई, बहाने तो बहुत होते हैं। कुछ तो बहाना बता दो यार। ऐसा तो है नहीं कि कमरे में रह के और 10 क्वेश्चन को नहीं करके आना, मतलब पच नहीं रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे झूठ बोलने वाली बात है। तो ईमानदारी से कहें तो आप उसको, उस पेज को पलटे ही नहीं। सही बात यही है। तो इसमें देखिए नुकसान आप ही का है, आप ही लोगों का है। आप ही का मतलब कि आप लोगों का है, इसमें हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। हम लोग क्या करेंगे? पढ़ा दिया करेंगे, 1 सेट 2 सेट 10 सेट 200 सेट 500 सेट। लेकिन फाइनली पढ़ना आप ही लोगों को है, क्योंकि सिलेक्शन भी आप ही लोगों को लेना है। हम लोग तो जो लेना था वो ले चुके। जितना पढ़ने के इंड पे, पढ़ने के स्तर पे जितना हम लोग पढ़ाई करना था वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं या आप लोग पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन तो अब हम लोग को नहीं लेना है, खासतौर पे इस जन्म में तो नहीं लेना, क्योंकि अब मजबूरी हो गई ना, खत्म कहानी। भाई हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं कि ना फॉर्म भर सकते हैं, एज ही नहीं है। जब एज नहीं है तो फॉर्म कहाँ भरेंगे? जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर काहे का सिलेक्शन, काहे का परीक्षा? तो भैया अब हम लोग उस दौर से बाहर हैं, तो नुकसान इसमें हम लोग का है भी नहीं। हमारा काम है एज ए ड्यूटी आके पढ़ा देना, सेट लगवा देना, उसका एक्सप्लेनेशन बता देना। उसके अलावा ऑफिस में आके आप उस पर डिस्कस करेंगे तो उसके संबंधित भी आपके डिस्कशन को आगे बढ़ा देना या आपके साथ डिस्कस कर लेना। लेकिन ना तो हम पेपर में बैठेंगे परीक्षा में आपके, नहीं हमारा सिलेक्शन होना है, और नहीं आपको हम घसीट के परीक्षा हाल तक ले जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है। आप यहाँ आते हैं भैया, बहुत मेहनत से पैसा आपको आपके घर वाले यहाँ तक भेज रहे हैं। शायद इसका आभास आपको अभी नहीं है। जब साल 2 साल बाद सिलेक्शन के दौर से बाहर रहेंगे आप, तब पता चलेगा कि घर वाले कितना मेहनत करते हैं और हम लोगों ने क्या गलतियां की। वो चीज हम लोग भी भुगत रहे हैं। भाई सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन न होना एक अलग बात है, पढ़ना ही नहीं, मेहनत ही नहीं करना वो एक अलग बात है ना। हम लोग सिलेक्शन नहीं मिला, हम लोगों का ये टीस है। हम लाख कोशिश करें, हम लाख ये बात करें कि हम महीना 2 लाख 4 लाख कमाते हैं, 10 अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, पढ़ा ले जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन सिलेक्शन जिस चीज के लिए हम कर रहे थे तैयारी, वो सिलेक्शन हमें नहीं मिला, वो टीस आजीवन हमें रहेगा और रहता है। क्योंकि हमारा ही दोस्त जब आईपीएस, कई दोस्त ऐसे हैं जो आईपीएस भी हैं, डीएसपी भी हैं, आईएएस भी हैं, कुछ लोग बीडीओ हैं, मतलब सिलेक्टेड हैं, कई लोग आरओ हैं। तो भैया जब वो लोग आते हैं, हम लोग साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हमसे मिले हैं। हमारे साथ रहे हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली में रहे हैं, इलाहाबाद रहे हैं, लखनऊ में भी कुछ लोग हैं। तो जब वो दिन याद आता है कि एक चीज, रूममेट में थे हम लोग, रूममेट थे या फिर फ्लैट पार्टनर थे, एक ही साथ हम लोग पढ़ते थे, आज वो सिलेक्शन ले लिए हैं, आज वो आईपीएस हैं, डीएसपी हैं, है ना, एसपी हैं, जिला संभाल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं संभाल पाए। इसका मतलब वो टीस कहीं ना कहीं रहती है, कहीं ना कहीं वो चीजें माइंड में रहती है कि काश हम भी यहाँ पे रहते, काश इनके साथ इनकी गाड़ी में हम भी घूमते, वैसी गाड़ी हमारे पास भी होती, लाल बत्ती जो भी होती हमारे पास होती, इतने ओहदे पे हम होते। तो वही चीज मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि ये टीस आप लोगों को हमेशा रहेगी। भगवान न करे ऐसा हो कि सिलेक्शन न अगर रुक गया किसी कारणवश से, तो आप देखेंगे कि आपके बगल से आपका दोस्त डबल स्टार 3 स्टार लेके, अशोक स्तंभ लेके घूम रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी में लगे हैं, वहीं के वहीं हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर पढ़ाई रहे हैं। वो अलग मोड हो जाता है, लेकिन वो टीस रहती है। तो मैं चाहूंगा
कि उस चीज से बाहर निकले आप, झोंक दे एकदम, लग जाए मजबूती के साथ, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। 1% भी अगर कोई हमसे ये पूछे कि सिलेक्शन नहीं होता किसी का, या फिर सेटर जो होते हैं एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर जो होते हैं, वो सिलेक्शन लोग कहते हैं ना कि सिलेक्शन नहीं लेने के बैठे होते हैं, ऐसा नहीं, वो सिलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं, सिलेक्शन ही लेने के लिए वो बैठे होते हैं। 1000 वैकेंसी इसीलिए आती है, 5000, 10,000, 500, 50 वैकेंसी इसीलिए आती है कि आपका सिलेक्शन हो। अब उसमें सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ता है। हाँ, भाग्य जरूर है, मैं उस चीज को मानता हूं, मैं भी मानता हूं, आप लोग भी मानोगे, लेकिन भाग्य सेकेंडरी चीज हो गया। प्राइमरी क्या है? आपका मेहनत। वो मेहनत तभी होगा जब आप पढ़ोगे। भाई आप मेहनत करोगे तभी तो पेपर सेट करोगे, पेपर को सॉल्व करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, इंटरव्यू तक पहुंचोगे, मेंस तक पहुंचोगे। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो पीटी में फेल हो जाओगे, है ना। पीटी क्या है? पीटी सिंपल, हम पहले ही क्लास में आपको बताए कि पीटी पानीपत का वह युद्ध है तीसरा, जिसमें यह निर्णय कर दिया कि ये निर्णय कर दिया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा। ये नहीं निर्णय किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, लेकिन तीसरा युद्ध ने ये निर्णय कर दिया था कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, अर्थात मराठे भारत पे शासन नहीं करेंगे। और भारत पे शासन अंग्रेज करेंगे कि फ्रांसीसी करेंगे कि मुगल करेंगे कि कोई और करेगा, इसका निर्णय होना बाकी था। लेकिन ये निर्णय जरूर हो गया कि 61 के बाद, कि 1761 के बाद, कि पानीपत के युद्ध के बाद ये निर्णय हो गया कि भारत पे अब मराठे शासन नहीं करेंगे। जो हमारा पीटी है, ये पीटी भी यही निर्णय करता है। आपका पीटी ये निर्णय नहीं करता कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ये निर्णय कर देता कि अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा यदि आप पीटी में फेल कर गए। क्योंकि पीटी पास करने के बाद भी आपको मेंस पास करना है कुछ एग्जाम में, जो त्रिस्तरीय 3 टायर एग्जाम है, उसमें इंटरव्यू भी पास करना है। तो पीटी पास कर लेने से ये तो निर्णय नहीं हो जाता कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप इंटरव्यू में भी जाके वापस हो सकते हैं, मेंस में भी वापस हो सकते हैं, लोग होते हैं, लेकिन पीटी इस चीज के लिए क्लियर कर देता है कि यदि पीटी नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो इसीलिए प्री लेवल को बहुत हल्के में मत लीजिए आप लोग। हम बार बार कहते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, पीटी पे फोकस न करिए, जो सामने उस पर फोकस करिए। जो उच्च स्तर के एग्जाम है, जो 3 टायर एग्जाम है, उसमें हम लोग पढ़ाते उसी हिसाब से है कि वो मेंस भी हो पाए, मेंस की पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन अभी जैसे लेखपाल वाला एग्जाम है, इसमें पीटी देना है आपको, कांस्टेबल का एग्जाम है पीटी देना है, एसआई का एग्जाम है पीटी देना है, खासतौर पर वनडे वाला एग्जाम पीटी वाला, प्री वाला एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम, उस पर हम लोग फोकस है, इसीलिए सेट लगवाया जा रहा है ताकि प्रीलिम्स तो निकालें, और जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे तो हम लोग मेंस का टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, मेंस का टेस्ट चलाएंगे, मेंस का सेट देंगे, तो मेंस भी आप लोग निकालेंगे। लेकिन पीटी तो निकालना है कि नहीं, सबको निकालना है ना, सबको, हाँ सबको निकालना है। तो उसके लिए हाथ पे हाथ रख के पीटी नहीं निकलेगा, सेट ले आके घर पे रख देने से पीटी नहीं निकलेगा। ये भ्रम है कि हम लास्ट में 1 महीना पढ़ लेंगे, 10 दिन पढ़ लेंगे, या फिर हम सब कुछ जानते हैं। मानव का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन सच्चाई क्या है उसका उल्टा, वो देखा जाए तो कुछ भी नहीं जानता है। क्योंकि सीखने के लिए दिन प्रतिदिन, डे बाई डे आपके पास बहुत कुछ है। तो ज्यादा टाइम हम लोग क्या करें, पढ़ने पे अपना समय गंवाएं, पढ़ने पे जाया करें, पढ़ने में लगाएं, न कि इधर उधर घूमने में, ठीक है। तो प्लीज 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 आप लोग पढ़ा करिए, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ा करिए और सेट को जरूर लगा के आइए, ठीक है। वरना मैं बीच बीच में पूछ भी लेता हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि क्लास में किसी को बोला जाए या टोका जाए या कहा जाए। तो मेरी उम्मीद यही रहती है आपसे कि आप लोग उसको रिवाइज करके आएंगे। तो आइए, लेखपाल सीरीज का अगला जो सेट है वो 11 सेट आज है, 11वां सेट है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 11वें सेट को हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 11 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। यूपी लेखपाल के सीरीज जो चल रही है, उस सीरीज का सेट का पहला क्वेश्चन, 11वें सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद बी है अनुच्छेद 80, सी है अनुच्छेद 81 और डी है अनुच्छेद 85। सही उत्तर है अनुच्छेद 80, मतलब बी, आर्टिकल 80।
आर्टिकल 80 के तहत भारतीय संविधान में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। संरचना मतलब वही गठन का प्रावधान है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राज्यसभा को क्या कहता है? उच्च सदन और अस्थाई। क्यों उच्च सदन क्यों कहा जाता है, निम्न सदन क्यों कहा जाता है और अस्थाई क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया सकता। जैसे लोकसभा है, लोकसभा को हर 5 साल बाद भंग किया जाता है, उसके पहले भी किया जा सकता है। हर 5 साल में चुनाव होता है लोकसभा का, नया लोकसभा गठित होती है, नए पीएम बनते हैं, नए तरीके से सब कुछ व्यवस्था बनती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको अस्थाई कहा गया। मतलब कभी ये समाप्त नहीं होता, इसे भंग नहीं किया सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल एक मेंबर यदि राज्यसभा से चुना जाता है तो 6 साल तक राज्यसभा का सदस्य रहेगा। 6 साल बाद क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा, दूसरा मेंबर आएगा या फिर दूसरी बार वो नॉमिनेट होगा। अब बात यह है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो चुनाव होता है वो 1/3 हर दूसरे साल निकल जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि हर दूसरे साल 1/3 ऐसे निकलते 6 साल में अपना कार्यकाल ये पूरा करते हैं। ठीक है, तो कभी ये भंग नहीं होता है, इसीलिए ये अस्थाई है, उच्च सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और उसके बाद ये 1/3 हमेशा निकल जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? मतलब भारत में जो स्थानीय स्वशासन आज हम देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट देख रहे हैं हम लोग, वो किसकी जनक, उसकी उत्पत्ति किसने की, किसका माइंड गेम था वो, उसके जनक कौन थे? क्या भारत में इसके पहले ऐसा व्यवस्था नहीं थी? और नहीं थी तो शुरुआत किसने की? तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। उसका सबसे जो ऑप्शन है वो ये है लॉर्ड कर्जन ए, बी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर सी सही है। मतलब लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे भारत के, वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे भारत में लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। कब? 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन जब भारत के वायसराय थे तब उन्होंने क्या कहा, एक ऐसी व्यवस्था लाई कि भारत में लोकल लेवल पे स्वशासन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि जब हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो चोल साम्राज्य में ये सब व्यवस्था देखने को आपको मिलती है, चोल चालुक्य वाला एरिया में ये बात देखने को मिलती है, लेकिन वो भी संगठित एंशिएंट में था। अभी आप इस वर्तमान में जाएंगे आप या मॉडर्न में जाएंगे तो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही थी। ये व्यवस्था चूंकि इंग्लैंड में थी, वहां से इन लोगों ने सोचा कि ये व्यवस्था भी भारत में भी लागू कर दी जाए, जिससे कि भारत में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो भी सही तरीके से चले। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्तर पर चल रही है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट राज्य स्तर पर चल रही है, और तीसरा इसने क्या किया कि स्थानीय स्वशासन का भी महत्व को लाया जाए, महत्व दिया जाए, जिससे कि लोकल बॉडी गवर्नेंस भी कर सके, लोकल बॉडी का भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए और जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय स्वशासन के मुद्दे हैं, जो समस्या है उसे स्थानीय लेवल पे ही निपटा दिया जाए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन का ये देन थी। कब? 1882 में। इसे इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। इस सेट का तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है स्पेशल यूपी से, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, कल्चरल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? अक्सर ये राजकीय पुष्प, राजकीय फल, राजकीय पशु, ये सब पूछ लिया जाता है। तो इसी कड़ी में ये क्वेश्चन है कि राजकीय पुष्प कौन सा है, किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, लेखपाल भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी देना ही है।
ऑप्शन है कमल, बी है पलाश, सी है गुलाब और डी है गेंदा। तो सही उत्तर है पलाश। पलाश से क्या होता है? पेड़ होता है। उसी को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है, मतलब फूल होता है, पलाश का फूल, पेड़ होता है उसमें से पलाश का फूल निकलता है, तो उसी को ये पुष्प कहा गया, राजकीय पुष्प। अब आते हैं व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, टिश्यू, टिश्यू इसका इंग्लिश में नाम है। इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पलाश को 2011 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2011 में, मतलब 2011 से पहले राजकीय पुष्प ये नहीं था। राजकीय पुष्प 2011 में किसे बनाया गया? पलाश को बनाया गया। इसे क्या बोलते हैं? जंगल की आग बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, और इसका नाम है पलाश। ठीक है, कोई डाउट किसी तरह का? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चंपारण सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी जी, कब नेतृत्व किया था, कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1915, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1920। तो सही उत्तर है 1917, मतलब कि ऑप्शन बी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? बिहार में। चंपारण बिहार में है, उसी के नाम पर चंपारण सत्याग्रह पड़ा। आप लोग देखते होंगे चंपारण मीट का जिक्र आता है हर जगह, चंपारण चंपारण मीट ऐसा बिकता रहता, वहां फेमस है इसके लिए, इसीलिए वो चंपारण मीट के नाम से वहां पे जगह के नाम से फेमस है। उसी तरह जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे उस समय सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू किया गया था, इसीलिए उसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था ये। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह। इसका आप देखेंगे संधि करेंगे तो सत्य का आग्रह, सत्य से सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। इसका मतलब हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन कोई लड़ाई वाली नहीं होगी, ठीक है, जिसमें गोली बंदूक बारूद नहीं चलेंगे, जिसमें लाठी डंडे नहीं चलेंगे। कैसा आंदोलन था? सत्याग्रह, सत्य पे आग्रह, मतलब हम आपसे बार बार अपनी मांगों को मानेंगे, डिमांड करेंगे, मांगेंगे उस मांग को कि भाई हमारी ये मांगे, हमारी ये समस्या है, इस समस्या को आप सुलझाइए, हमारी मांग को मांगिए, मानिए, यदि नहीं मान रहे हैं तो आप गद्दी छोड़िए, लेकिन सत्य के माध्यम से, किसी हिंसा के माध्यम से नहीं, किसी नुकसान पहुंचा के नहीं, सत्य के माध्यम से हम आपसे एक ही चीज बार बार बोलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप हमारे मांग को अपने पास रखेंगे, देखेंगे, उस पर समझेंगे और फिर या तो उसे मानेंगे या फिर उसे डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे, मना करेंगे, फिर हम आंदोलन करेंगे सत्य का आग्रह, मतलब बैठ के वहां पे आपके सामने धरना दे के, भूख हड़ताल करके, जैसे भी हो, लेकिन रास्ता कैसा होगा? सत्य का होगा, सत्य का नहीं होगा, हिंसा का नहीं होगा, अहिंसावादी वो रास्ता होगा। और इसमें गांधी जी का ये मानना था कि सामने वाला चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो, अगर हम सत्य से आग्रह करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, अहिंसावादी आंदोलन करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका हृदय परिवर्तित होगा, स्वतः हृदय परिवर्तित होगा, और जब हृदय परिवर्तित होगा उसका, तो हमारी समस्याओं को जरूर मानेगा, देखेगा और फिर हमारी मांग को मान लेगा, फिर हमारी जीत हो जाएगी। तो इसीलिए इस अवधारणा पे गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां से चलाया? 1917 में चंपारण से। यह नील की खेती किसके लिए चलाया गया था? नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। उन अत्याचार को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। एक्चुअली चंपारण में हो क्या रहा था कि वहां पे नील की खेती खूब होती थी, वहां और बंगाल वाले एरिया में नील की खेती खूब होती थी। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ये रूल लागू कर दिया कि नील की खेती, मतलब अगर आपके पास 1 बीघे खेती हो या आपके पास अगर 4 बीघे खेती है, तो उसमें से क्या करेंगे? 1 बीघा खेती आप रखेंगे, 3 बीघा की खेती हमें दे देंगे। उसका जो भी बिकने के बाद अमाउंट होगा या नील होगा, जो भी होगा, उसका मतलब 3 हिस्सा रेवेन्यू अंग्रेजों के पास होगा और 1 हिस्सा रेवेन्यू किसानों के पास होगा। किसान इसी को लेके आंदोलन कर रहे थे कि भाई हम दिन रात मेहनत करते हैं, 6-6 महीना, साल साल भर मेहनत करते हैं,
और हमें उसका एक ही हिस्सा मिलता है। अब यदि सोचिए अगर 100 रुपया आप दिन भर काम करिए और दिन भर काम करने के बाद शाम को आपको 100 रुपया मिलता है और 100 रुपया में से कोई ठेकेदार ये कहे कि आपका जो मजदूरी है वो 33 रुपया या 33.5 रुपया होगी, बाकी 3 हिस्सा हम ले जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि भाई मेहनत हम करते हैं, दिन भर खटते हम हैं, काम वर्क हम कर रहे हैं और मजदूरी का 3 हिस्सा कौन ले जा रहा है? ठेकेदार ले जा रहा है या कोई और थर्ड पर्सन ले जा रहा है। हमें क्या मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। या 400 आपकी मजदूरी है तो उसमें से 300 चला गया, 100 रुपया आपको मिला। तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है? पूरा का पूरा गेम कर रहा है ना। 300 रुपया वो लेके चला गया, मात्र हमें 100 रुपया मिला। अब ये 100 रुपया के लिए हम दिन भर खट रहे हैं। उसी तरह किसानों का ये कहना था कि भैया उत्पादन हम करते हैं, नील की खेती हम करते हैं, खेती हमारी है, भूमि हमारी है, मेहनत हमारी है और उत्पादन होने के बाद एक हिस्सा हमें मिलता है और 3 हिस्सा अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार लेके चली जाती है। वो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत पद्धति है, ये ट्रेंड ही गलत है। इसी के विरोध में वो आंदोलन किए। उनका मांग ये था कि आप इसको पलट दीजिए। मतलब आपको लगता है तो भाई 400 यदि हमारी मजदूरी है तो उसमें आप 100 रुपया ले लीजिए और 300 हमें दे दीजिए। हालांकि 100 रुपये के एवज में भी आपको कोई मतलब नहीं था, ना आप हमें सुरक्षा दे रहे हैं, ना हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ना हमारे घर परिवार की सुरक्षा कोई ऐसी हो रही है, ना हमें बीमा दे रहे हैं, ना हमें सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था दे रहे हैं। फिर भी हम, चूंकि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, इस वजह से हम आपको 100 रुपया दे दिए, लेकिन 300 तो हमें मिलना चाहिए। इसी को लेके 3 कट्ठिया आंदोलन किया गया था कि 3 कट्ठा वाला जो हिसाब किताब है वो गलत है। उसमें हम 1 कट्ठा आपको देंगे, 3 कट्ठा खुद रखेंगे, जबकि ब्रिटिशर्स का कहना था कि 3 हिस्सा या 3 कट्ठा हम लेंगे, 1 कट्ठा किसानों को देंगे। इसी चीज को लेके गांधी जी जब बिहार गए, उनसे मीटिंग हुई और गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अपने नेतृत्व में। और फाइनली अच्छी बात यह है कि अंग्रेजों को या ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा इस चीज को लेके और किसानों की मांग मान ली गई। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर और आयन मंडल, आयनोस्फीयर। तो सही उत्तर है सी, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ट्रोपोस्फीयर है क्षोभ मंडल। अब जानते हैं आपको वायुमंडल में इस तरह परत पाई जाती है, ये परत है, ये है और ये है, 1 2 3 4 हो गए, 4 परत है। तो सबसे कह रहा है कि निचली परत, सबसे ये जो नीचे वाली परत है ये कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, एसटी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर सॉरी ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल या ओजोन मंडल। इसको बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, इसको बोलते हैं समताप मंडल और इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ये सीक्वेंस है हमारे किसके? वायुमंडल के। ठीक है, अब आते हैं व्याख्या पे। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और बादल बनना इसी परत में होता है। ये जो परत हम आपको बताया ट्रोपोस्फीयर, ये जो हम परत बताएं ट्रोपोस्फीयर, ये जो ट्रोपोस्फीयर बताएं, क्षोभ मंडल, इसी में आप देखेंगे कि सारी घटनाएं जो भी, जैसे वर्षा सबसे ज्यादा यही होगी, कोहरा यही बनेगा, बादल यही फटेंगे, यही बनेगा, बनना बिगड़ना सब कहीं लगा रहता। तो ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसीलिए चूंकि सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं यहीं पे होती है, मौसम सबसे ज्यादा चेंज यहीं पे होता है, बदलाव यहीं पे होता है, इसीलिए आप देखेंगे क्षोभ मंडल में कभी भी एरोप्लेन को
नहीं उड़ाया जाता है। जहाज, हवाई जहाज यहाँ पे नहीं उड़ते हैं, मतलब इसके ऊपर वाले एरिया में, समताप वाले एरिया में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी अलग है, यहाँ का वर्षा की एक्टिविटी भी अलग है, बादल बनना बिगड़ना यहाँ लगा रहता है, कोहरा भी दिखे तो मौसमी घटनाएं यहाँ ज्यादा परिवर्तित होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लेन या एरोप्लेन को नहीं उड़ाया जाता। ये भी एक क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का अगला मतलब छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, किस देश से लिए गए हैं? हम आपको इसका पहले बता रहे थे, जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा रहे थे, कल सेट में आया था वो क्वेश्चन, तो आपको बताए थे कि भारत कई देशों से संविधान निर्माण के समय कुछ चीजें उधार का मतलब कि वहां से ले लिया डायरेक्टली, कुछ चीजें डायरेक्टली लिया, कुछ को मॉडिफाई किया और कुछ को अपने से जोड़ के बनाया, खुद से बनाया, है ना। तो कल बताया भी थे कि कई लोग बोलते हैं कि उधार का संविधान है, हालांकि कल डिटेल बताए थे, तो उस पर नहीं जाएंगे हम। और नहीं ये उधार का संविधान है, बल्कि भारतीयों या संविधानविदों की बहुत अच्छी बात यह रही कि जो उन्हें अच्छा लगा किसी और देश से, उसको एटीटी जो ले लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ भी नीड समझ में आई उसकी। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? जैसे कई देशों से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, रसिया से लिया गया जो यूएसएसआर था उस समय, इसके बाद फ्रांस से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, फिनलैंड से लिया, आयरलैंड से लिया गया, तो कई देशों से लिया गया। इसीलिए एक ये भी है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका में था वो प्रचलन में था, वो सक्सेस था, वो जरूरी था नागरिकों के लिए। तो हमारे संविधानविदों ने भी ये बात महसूस किया कि भारत के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो अमेरिका के तर्ज पे होना चाहिए, तो वहां से लिया गया था। जैसे इसका ऑप्शन है आपके पास रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अब आते हैं व्याख्या पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, वहां पे जैसे हम लोग क्या फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, वहां पे बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, से प्रेरित है। यह अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में बहुत अंतर है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? आपकी स्वतंत्रता पे डिपेंड है, आप उसको करो ना करो। लेकिन राइट्स क्या है? राज्य के विरुद्ध आपको एक हथियार मिल गया। कोई भी राज्य, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने नागरिकों के अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो आप क्या कर सकते हैं? पिटीशन डाल सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, राइट्स। तो कोई भी ये क्या करता है? राज्य के प्रति आपको सुरक्षा देता है, मतलब राज्य के विरुद्ध सुरक्षा देता है। आप राज्य से लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, कर्तव्य के लिए नहीं लड़ सकते। ठीक है, लेकिन यदि आपका अधिकार का हनन हो रहा है, कहीं वायलेंस हो रहा है राइट्स का, तो आप राज्य से लड़ सकते हैं और राज्य से जीत भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए रेटिनॉल, बी स्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सीफेरॉल और डी है टोकोफेरॉल। सही उत्तर है बी, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सही उत्तर है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है इसके, वो है स्कॉर्बिक एसिड। आते हैं व्याख्या देखिए। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला इसके मुख्य स्रोत है। अगर विटामिन सी आप नहीं ले रहे हैं भरपूर मात्रा में, तो आपको स्कर्वी रोग हो जाता है। खासतौर पे आप देखेंगे कि स्किन बहुत कैसी होती है? ड्राई हो जाती है, सूखा सूखा हो जाता है, स्किन सूखा हो जाएगा, चेहरे की चार्मिंग कम हो जाएगी, है ना, लालिमा जिसको बोलते हो कम होने लगेगी। तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। आप देखें सफेद सफेद से स्किन में होने लगते हैं, ऐसा लगता है कोई परत छूट रहा है स्किन से। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन सी का लेना बहुत जरूरी है।
अच्छी बात है ये, विटामिन सी मिल भी जाता है, संतरा में मिल जाता है, आपके आंवला में मिल जाता है, नींबू में मिल जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है आंवला में। और ये अच्छी बात ये है कि आंवला का विटामिन सी गर्म करने के बाद भी खत्म नहीं होता, अगर इसको बॉयल भी कर दे तो भी विटामिन सी इससे आंवला से दूर नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता कौन था? 1857 का विद्रोह हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो कोई भी विद्रोह होता है तो उसका कोई नेतृत्व तो करता है। जैसे आज भी जो आंदोलन होते हैं किसी चीज को लेकर, मान लीजिए छोटा सा आप उदाहरण ले लीजिए, आपके मोहल्ले में, ठीक है, नाली चौक कर गई, तो नाली चौक कर गई तो कोई ना कोई बोलेगा उसको, भाई हमें नगर निगम से बोलना पड़ेगा ना, एमसीडी से बोलना पड़ेगा कि आओ नाली खोदो। मान लीजिए एक दो बार एमसीडी नहीं आई, दो तीन बार उसके कर्मचारी नहीं आए, चार बार आप कंप्लेन किए कोई नहीं आया, तो फिर क्या होगा? मोहल्ले के 10 लोग निकलेंगे अपने घर से और कहाँ चले जाएंगे? नगर निगम के ऑफिस में चले जाएंगे, वहां पे धरना प्रदर्शन देंगे, चिट्ठी देंगे, मेमोरेंडम देंगे, बताएंगे कि भैया इस एरिया में, इस सेक्टर में नाली चौक कर गई है और हम लोग इतना बार बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये करने के लिए सभी 10 लोग जाएंगे तो जरूर, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें पहल कोई एक आदमी या दो आदमी कर रहा होता होगा। कोई एक आदमी ऐसा होगा जो इस चीज की फिक्र होगी उसे कि नहीं हमारे मोहल्ले में दिक्कतें हैं, वो सभी को इकट्ठा करेगा, सबको बुलाएगा, सबसे बात करेगा, सबसे एप्लीकेशन लिखवाएगा, सिग्नेचर करवाएगा और हो सके तो सबको साथ लेके नगर निगम ऑफिस जाएगा। तो एक छोटा मोटा आंदोलन, छोटा सा उदाहरण। उसी तरह कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो कैसा भी आंदोलन, हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक, किसी तरह का आंदोलन होता है, उसका कोई ना कोई एक लीडर जरूर होता है, एक नेता जरूर होता है, वही उस आंदोलन को आगे बढ़ाता है और वो मांग को रखता भी है। तो वही बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, नाना साहेब, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उन्हीं को जफर नाम भी कहा जाता है। अगला है डी कुंवर सिंह, तो सही उत्तर है सी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। एक्चुअली 1857 में जो मुगल सत्ता थी उस समय, तो मुगल सत्ता का जो शासक थे, जो राजा थे, वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। भारत में 1857 में एक बड़ा विद्रोह हुआ। लोगों को लगा कि ब्रिटिशर जो है, जो ब्रिटिश राज्य है, अंग्रेज है, वो हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं, मतलब वो हम पे अधिकार कर रहे हैं या हम पे शासन करने का अधिकार उन्हें नहीं है, उन्हें इस देश से जाना चाहिए, किसी भी तरह एन केन प्राकेण ये देश छोड़ के जाए। इसके लिए क्या जरूरी है? आंदोलन हो, क्योंकि वो प्रेम से तो जाने वाले नहीं थे। मान लीजिए अगर सभी लोग उठ के दिल्ली चले जाते और ये बोलते कि आज के बाद ब्रिटिशर्स भारत से चले जाएं, हम लोग प्रेम से बोलते हैं, जनता मंतर पर धरना दे देते, तो भी नहीं होता, क्योंकि वो तो गोली चला देते, लाठीचार्ज करते, डंडा मारते, क्योंकि वो तो शासन ही कर रहे थे हमारे ऊपर, शासन करने का मूड ही था उनका, तो किसी भी तरह हमें दबा के रखते। इसीलिए हुआ कि नहीं, क्या किया जाए? विद्रोह हुआ, विद्रोह का रूप हुआ, उसका कई एक्सपेक्ट हैं, कई आयाम है उसके, उसमें हम लोग जो क्लास करेंगे या सर लोग आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा या फिर बताया जाएगा। तो उसके कई आयाम थे, उन्हीं में आयाम में से ये था कि भाई अगर विद्रोह कर दिया जाए तो उस विद्रोह का नेता कौन होगा, जो आंदोलन होगा उसका नेता कौन होगा, क्योंकि बिना नेता का आंदोलन तो आगे बढ़ेगा नहीं, बिना नेता का विद्रोह भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए जिस नेता पे भारत के सभी लोग एग्री कर जाएं, सबकी सहमति बन जाए। जैसे गांव में होता है, गांव में मान लीजिए एक प्रधान है, तो उस प्रधान को लेकर सभी लोग एग्री करते हैं, तभी तो प्रधान ही जीतते हो, तभी तो मुखिया आदमी जीतते हैं। यदि सबको वोट ना मिले तो कैसे जीतेंगे? दूसरी बात, जब गांव का एक अच्छा व्यक्ति होता है तो उस पर सब लोग सहमत होते हैं कि हाँ ये सही है, ये सभी कास्ट, सभी धर्म, सभी रिलीजन को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको नेता चुनते हैं हम लोग। वही हाल था 1857 में। 1857 की क्रांति में लोगों को लगा, क्रांतिकारियों को लगा कि एक ऐसा हमें व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारा नेतृत्व कर सके और वो सभी समुदाय के लोगों के लिए सर्वमान्य हो। ऐसा ना हो कि न हिंदू के लिए हो, न मुस्लिम के लिए हो, न सिख के लिए हो, सबके लिए हो, न बौद्ध जैन जो भी थे सबके लिए हो और सबको सर्वमान्य हो।
इसीलिए उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उस समय के जो बहादुर शाह जफर थे, नेता थे, मुगल नेता थे, राजा थे, ठीक है, उनको इन विद्रोहियों ने अपना नेता बना लिया। व्याख्या देखिए, हालांकि वो वृद्ध हो चुके थे। अगर बहादुर शाह जफर की बात करें तो उस समय लगभग उनकी उम्र 80 साल की थी, और 80 साल की उम्र में वो विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थे, और शक्तिहीन भी थे, क्योंकि जब तब बताया जाता था कि जब बहादुर शाह का लगभग शासन कहाँ रह गया था, बस लाल किले से लेके और चांदनी चौक, मतलब वहीं अगल बगल एरिया में रह गया था। दिल्ली से दौलताबाद अब नहीं रह गया था, वो दिल्ली में ही सिमट के रह गए थे। तो बहुत शक्तिशाली भी नहीं थे, बहुत युवा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों की मजबूरी थी कि एक ऐसा सर्वमान्य नेता को अपना नेता चुना जाए जिनके नेतृत्व में हम लोग विद्रोह कर सके या फिर आंदोलन चला सके। तो इसीलिए बहादुर शाह को, जफर को विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। उनके नाम ने अंग्रेजों से लड़ने वाले विभिन्न समूहों को वैधता और एकता की भावना प्रदान की। बहादुर शाह जफर का नाम से ही लोगों में एकता आई, हिंदू मुस्लिम एक हुए और 1857 का विद्रोह भारत में हो सका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डे से एक क्वेश्चन जरूर आपको आएगा। ठीक है, वो किसी भी तरह का डे हो, आप लोग डे को भी याद रखिए। हालांकि हम अपने सेट में इतने डे दे देंगे आपको कि वो आपको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो उससे ज्यादा अलग से कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उससे अधिक नहीं आएगा। फिर भी आप लोग डे पे फोकस करिए, विश्व सभी डे को याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो बाद में हम आपको बता देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब माना जाता है? पहला 1 मई, बी ऑप्शन 5 जून, सी ऑप्शन 11 जुलाई और डी ऑप्शन 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है बी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से हिस्ट्री का है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा, ऑप्शन है आपका बीरबल, फैजी, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो सही उत्तर है अबुल फजल, सी। ठीक है, अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों, इसके पहले भी शायद हम इस पे डिस्कस किए, हो सकता है ये क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन कोई और है, लेकिन हमें याद आ रहा है कि 9 रत्नों की बात हुई थी। बताया था ना कि अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब ये नहीं थे कि हीरे, चांदी, सोने, मोती, ये सब नहीं। 9 रत्नों को मतलब विद्वान लोग थे, वो किसी न किसी फील्ड में कैसा थे, वो एक्सपर्ट थे। जैसे कोई पॉलिटी में एक्सपर्ट था, प्रशासन में, कोई इकोनॉमी में, कोई राज व्यवस्था में, कोई पीआर में, कोई राज दरबार में, कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, मतलब सबका जो 9 रत्न थे कहीं ना कहीं किसी फील्ड में वो अपने को विशेषज्ञ थे। तो अकबर के समय में 9 रत्न थे उसके दरबार में, और सभी लोगों का एक काम था कि वो अपने अपने फील्ड के मास्टर हो और अपने अपने फील्ड की समस्या को समझे और उसको समाधान करे उसका। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। ठीक है, उन्होंने अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास, अकबरनामा, ये क्या है? अकबर के शासन का आधिकारिक इतिहास है। मतलब ऐसा इतिहास लिखा गया जिसमें अकबर के समय का ये बताया गया उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए, उनका प्रशासन कहाँ तक है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, कौन कौन से उस प्रशासनिक व्यवस्था का स्तंभ है, ये सभी चीजें अकबरनामा में उल्लेखित है। ठीक है, तो 3 भागों में, अकबरनामा को 3 भागों में लिखा गया था, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ है कि अकबरनामा का तीसरा भाग क्या कहलाता है? तो तीसरा भाग क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। किसके माध्यम से? अबुल फजल के माध्यम से लिखा गया। अबुल फजल कौन थे? 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने लेखपाल सीरीज के सेट नंबर 11 के 10 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब आप लोग बताइए इसमें से कोई 10 क्वेश्चन में से एक भी ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, जिसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, या फिर क्वेश्चन टफ लगे हो। ऐसा हमें नहीं लग रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही टफ के बीच में होते हैं हमारे। तो आप लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मन लगता है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगता है। तो मेरा यही कहना है बार बार आपसे, जो सेट लगवाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, फर्दर उसको आप क्या करें, रिवीजन करके आए, ताकि पढ़ने का मजा दोगुना हो जाए, हम लोग उस चीज को डेली के डेली याद कर पाए, और अपना जो टारगेट है, हम लोग का जो गोल है, उसको अचीव कर पाए। और न सिर्फ अचीव करने का मतलब ये नहीं कि अगले 5 साल तक अचीव पंचवर्षीय योजना चलाना, ऐसा नहीं करना। अचीव करने का मतलब जितना जल्दी अचीव हो जाए। भाई भूख लगी अभी, तो खाना अभी मिले तो उसका टेस्ट है। भूख अभी लगी है और खाना कल शाम को मिले तो फिर क्या हो जाएगा, वो खाना टेस्टहीन, टेस्टलेस हो जाएगा ना, स्वादहीन हो जाएगा। तो जब भूख अभी लगी है तो खाना अभी मिलना चाहिए। वैकेंसी अभी आई है तो सिलेक्शन इसी साल होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो भैया मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, फर्दर बोल रहा हूँ, आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो भी चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं सेट के माध्यम से, उसे आप रिवीजन करके जरूर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल एक नए सेट के साथ आप लोग के सामने मिलेंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।